ठंड में गरीब भाभी के घर अमीर नंद लाई रजाई। माँ, भैया को क्या हुआ? माँ, भैया उठ क्यों नहीं रहे? देखो ना, भैया को क्या हो गया? सुनिए जी, मेरे बच्चे को ठीक कर दीजिए, वरना इसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। दीपक बेटा, उठो बेटा। ठंड के कारण दीपक के बेहोश हो जाने की वजह से उसके घर वाले काफी परेशान हो रहे होते हैं कि तभी उनके इस गरीब घर में एक अंजलि नाम की लड़की हाथों में खाने पीने की चीज और रजाई लेकर दरवाजे पर अपने ड्राइवर के साथ आती है। भैया भाभी, ये सब क्या हो गया? अगर अंजलि इस गरीब बहू की नंद थी तो ये कैसी किस्मत थी कि एक तरफ नंद जहां इतनी अमीर, वहीं दूसरी तरफ उसकी भाभी इतनी गरीब। तो आइए इस कहानी को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। वाह भाभी, आज आपने मेरे लिए मेरा मनपसंद साग बनाया है। आपको मेरा कितना ख्याल रहता है। अब बात ही करती रहेगी या खाना भी खाएगी, वरना साग ठंडा हो जाएगा। और सरसों का साग ठंड में गर्मा गर्म खाने में मजा आता है ना कि ठंडा। ये देखो अंजलि, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए ये स्वेटर बनाया है, कैसा है? ये तो बहुत सुंदर स्वेटर है। पता है, बिल्कुल ऐसा ही स्वेटर मैंने कल बाजार में देखा था, इसीलिए तो रात भर जागकर तुम्हारे लिए बिल्कुल ऐसा ही स्वेटर बनाया है। अंजलि रिश्ते में तो भले ही उर्मिला की नंद थी, लेकिन हमेशा अंजलि को प्यार उर्मिला से एक माँ की तरह ही मिलता था। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी छोटी सी किराने की दुकान चलाता हूँ। हमारे इतने अच्छे हालात नहीं हैं कि मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए इतने पैसे दे सकूं। भैया, मैं आपसे पढ़ाई के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मुझे बस ये एग्जाम देना है। इस एग्जाम को अगर मैंने क्लियर कर लिया तो मैं किसी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी में आसानी से जॉब कर सकती हूँ, फिर हमारे हालात भी ठीक हो जाएंगे। पैसे ना होने की वजह से माधव अंजलि को मना करके चला जाता है। ये सारी बात उर्मिला सुन लेती है। उर्मिला अपनी माँ की दी हुई इकलौती सोने की चेन बेचकर अपनी नंद को देती है। भाभी, ये पैसे कहाँ से आए आपके पास? तुम्हें एग्जाम के लिए पैसे चाहिए थे ना? मेरे पास मेरी माँ की दी हुई एक अंगूठी थी, उसे ही बेचकर मैं तुम्हारे लिए ये पैसे लेकर आई हूँ। अब तुम बिना किसी परेशानी के अपनी परीक्षा दे सकती हो। अंजलि रोते हुए अपनी भाभी उर्मिला के गले लग जाती है, जिसके बाद अब अंजलि पढ़ाई करके परीक्षा देती है और उस परीक्षा को पास भी कर देती है। लेकिन इससे पहले अंजलि कहीं जॉब करती है, उसके लिए एक बहुत बड़े अमीर घर का रिश्ता आता है। भैया भाभी, मैंने आपसे कहा ना कि मुझे शादी नहीं करनी। ये एग्जाम मैंने इसलिए दिया था ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूं, और आप लोग हैं कि मेरी शादी करवाने पर तुले हुए हैं। अंजलि, माँ बाबा का एक ही सपना था कि मैं तुम्हारे हाथ जल्द से जल्द पीले करवा दूं, और वो समय आ चुका है। हमारी खातिर न सही, उनकी खातिर रिश्ते के लिए हाँ कर दो। अंजलि, हमें तुम्हारी जॉब, उसके पैसों की कोई जरूरत नहीं है। शादी के बाद भी तुम जॉब कर सकती हो, हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। अंजलि को अब शादी के लिए हाँ करनी पड़ती है, और कुछ समय में अंजलि की शादी एक बहुत ही बड़े अमीर परिवार में हो जाती है। शादी के बाद अंजलि तो हंसी खुशी ससुराल में रह रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके गरीब भैया भाभी की हालत खराब होने लगी थी। अब हम क्या करेंगे जी? हमने जितना कर्जदारों से समय मांगा था वो सारा समय पूरा होने को आ गया है। इस घर को तो गिरवी रख नहीं सकता। इस छत के अलावा हमारे पास सिर छुपाने को कुछ भी नहीं है। माधव जब भी दुकान पर जाकर बैठता तो कोई ना कोई कर्जदार जाकर उसकी बेइज्जती करता, जिसके चलते परेशान होकर आखिर में माधव को अपनी किराने की दुकान बेचकर ही उन सबके पैसे चुकाने पड़ते हैं। कितनी ज्यादा ठंड हो चुकी है और हाथ में एक पैसा भी नहीं है। बच्चों के सारे गर्म कपड़े भी फट चुके हैं। सोचा कि बाहर से ऊन लाकर बुन दूं, लेकिन अब ऊन भी बहुत महंगी हो गई है। कई जगह पर काम की बात की है, लेकिन इस वक्त कहीं पर भी काम नहीं मिल रहा है। अब तो भगवान ही हमारा मालिक है। गरीबी से तो इस परिवार की हालत खराब थी, लेकिन अब बढ़ती ठंड की वजह से भी इन सब के हालात और ज्यादा खराब होने लगे थे। माँ, बहुत डर लग रही है। माँ, हमारे पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। हमारे पास तो रजाई थी ना, तो आप उसे ही निकाल क्यों नहीं रही हैं? मुझे बहुत डर लग रही है। माँ, जल्दी से रजाई निकालो ना। गर्म कपड़े ना सही, कम से कम रजाई तो निकाल दो। उर्मिला घर में रखे पुराने संदूक में से एक रजाई निकालती है जो काफी पुरानी थी और जगह जगह से अब फट भी चुकी थी। ये क्या, ये रजाई तो कई जगह जगह से फट चुकी है, लेकिन अब नई रजाई खरीदने के लिए तो हमारे पास पैसे नहीं है। इसे ही सिलकर इस्तेमाल करना होगा। सुई धागे की मदद से उर्मिला जैसे तैसे करके रजाई सिल देती है और अब सभी सर्द भरी रात में उस रजाई को ओढ़कर सोते हैं। लेकिन तभी पर रजाई बहुत चुभ रही है। ये ऐसा लग रहा है मुझे कुछ काट रहा है। बहुत खुजली भी हो रही है। उर्मिला, बच्चे कह तो ठीक रहे हैं, मुझे भी ये रजाई काफी परेशान कर रही है। उर्मिला जैसे ही उठाकर रजाई ध्यान से देखती है तो उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े नजर आते हैं, जिसे देख उर्मिला जल्दी से उस रजाई को ले जाकर बाहर फेंक देती है।
इसके अंदर तो कितने सारे कीड़े थे, यही आप लोगों को काट रहे थे। अब हम क्या करें, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इस सर्द भरी रात को हम लोग कैसे गुजारेंगे। पूरा परिवार ठंड से कांपते हुए बड़ी मुश्किल से उस रात को गुजारता है। जहां आप सभी के घरों में नए नए रजाई कंबल थी, वहीं इस गरीब परिवार के पास ओढ़ने के लिए चादर भी नहीं थी। माँ, कब तक इस ठंड में ठिठुरना होगा? बहुत डर लगती है माँ, एक नई रजाई ले आओ ना। बेटा, अगर मैं नई रजाई ला सकती तो कब का ले आती। घर में खाने के लिए एक पैसा नहीं है, मैं नई रजाई कहाँ से लेकर आऊं। बढ़ती ठंड और पास में एक रजाई भी ना होने की वजह से दोनों बच्चों की तबीयत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग अंजलि से थोड़े पैसे ले लें, और जैसे ही सब ठीक होगा तो हम उसे पैसे दे देंगे। वो तो हमारी मदद कर सकती है ना। कर सकती है, वो हमें मना नहीं करेगी, लेकिन उसके ससुराल वालों को क्या? अंजलि मेरी छोटी बहन है, और अगर उसके ससुराल वालों को पता चलेगा कि बड़ा भाई होकर मैं छोटी बहन से इस तरह पैसे ले रहा हूं, तो हमारी कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। जहां एक तरफ अमीर नंद अपने अमीर ससुराल में ऐशो आराम से रह रही थी, वहीं गरीब भैया भाभी और उनके बच्चे इस कड़कड़ाती ठंड में एक मामूली रजाई के लिए भी इतना तरस रहे थे। बढ़ती ठंड और शरीर पर एक भी गर्म कपड़ा ना होने की वजह से दीपक के सीने पर ठंड बैठ जाती है और वो बेहोश हो जाता है। अगर इस ठंड ने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया ना तो मैं भी मर जाऊंगी। मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। उर्मिला दीपक को गले से लगाकर रो रही होती है कि तभी हाथों में नई रजाई, गर्म कपड़े, खाने पीने की चीज और एक मखमली रजाई लिए उर्मिला की अमीर नंद अपने अमीर ससुराल से आती है और अपने मायके वालों की ऐसी हालत और अपने भतीजे को यूं देख अंजलि भागते हुए दीपक के पास जाती है। क्या हुआ दीपक को? दीपक उठो बेटा, देखो बुआ आई है, उठो दीपक। अंजलि जल्दी से डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर दीपक को चेकअप करता है और उसे इंजेक्शन लगा देता है। थोड़ी देर में दीपक का बुखार कम होने लगता है और उसे होश आ जाता है। भाभी, ये सब क्या है? मेरे जाने के बाद आप लोगों की ऐसी हालत होगी कि आपके पास ओढ़ने के लिए ना तो रजाई है और ना ही गर्म कपड़े। वो तो अच्छा हुआ उस दिन मुझे लखन काका मिल गए थे और उन्होंने बताया कि भैया ने दुकान बेच दी और आप लोगों की ऐसी हालत हो गई। हम तुम्हें बताना चाहते थे लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी थी। कहीं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब ना हो, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। भाभी, आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानती थी ना, तो आपने बताया क्यों नहीं? ये देखिए, मैं आप सबके लिए गर्म रजाई लेकर आई हूँ। अब आप सभी को यूं इस तरह ठिठुरना नहीं पड़ेगा, और साथ में ये जरूरत का सामान भी है और ये कुछ पैसे भी। तूने हमारे लिए इतना किया, यही काफी है। लेकिन हम तेरे ससुराल वालों के ये पैसे नहीं ले सकते। हमें माफ कर दे बहन। ये मेरे ससुराल वालों के नहीं बल्कि मेरी मेहनत के पैसे हैं। शादी के बाद मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी और ये मेरे कमाए हुए पैसे हैं। मैंने आपसे जो वादा किया था मैं अब उसे पूरा करूंगी। अमीर नंद की लाई हुई रजाई को ओढ़कर आज पूरा परिवार पहली बार इस कड़कड़ाती ठंड में चैन की नींद सो पाता है। वहीं अंजलि फाइनेंशियल तौर पर अपने भैया भाभी की मदद करती है और अब धीरे धीरे उन सब के हालात भी ठीक होने लगते हैं। मैं भी क्रिसमस के दिन नए नए कपड़े पहनकर क्रिसमस मनाना चाहती हूँ। ये लो काजल, तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद कपड़े। अब तुम भी ये अच्छे कपड़े पहन के क्रिसमस मना सकती हो। ऐसे बोलते हुए उस क्रिसमस ट्री में से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं, जिसे देख नेहा कहती है, अरे वाह, इसमें से तो कपड़े निकलने लगे हैं। ये कपड़े कितने सुंदर हैं। मुझे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी पकवानों को खाना है। नेहा के ऐसे बोलते ही उस क्रिसमस ट्री में अच्छे और स्वादिष्ट पकवान निकलने लगे, जिसे देख के नेहा बहुत खुश हो जाती है। अरे ये क्या सच में क्रिसमस ट्री? आप हमारी सभी मनपसंद चीजों को हमें दोगे? हाँ तारा, तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वो दूंगा। तो क्रिसमस ट्री, मुझे ये क्रिसमस पर अपने लिए कैंडी चाहिए, बहुत सारी। ये लो तारा, तुम्हारी मनपसंद कैंडी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण इनकी सारी पसंद चीजें एक एक करके पूरी होती जा रही हैं? आइए जानते हैं आगे की कहानी में। बहुत ठंडे बाहर, आपसे काम भी नहीं हो पाता। आप कैसे करोगे? क्या मैं भी आपके साथ चलूं? काम में आपकी मदद कर पाऊंगी? अरे रीमा, तू मेरी इतनी चिंता मत कर। तू बस घर में रह और अपनी छोटी बहनों और अपने बीमार पिता की देखरेख कर। अब उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ माँ, न जाने पापा की भी तबीयत इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे खराब हो गई। ऊपर से हमारा ये टूटा फूटा घर। यहाँ इस तरह ठंड में पापा की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी माँ की नजर उसकी छोटी बेटी काजल पर जाती है, जो कि ठंड में ठिठुर रही होती है, जिसे देख काजल की माँ अपने फटे पुराने शॉल को अपने ऊपर से उतार कर उसे ओढ़ा देती है।
ठीक है रीमा, मैं जाती हूँ काम पर। तू अपने छोटे भाई बहन को ध्यान से रखना और अपने पापा का भी ध्यान रखना। ठीक है माँ, आप जाओ और मैं संभाल लूंगी। इतना कह के उसकी माँ कुंती इस बढ़ती ठंड में फटी पुरानी साड़ी में काम करने को चली जाती है। कुंती सुबह तो सड़कों पर झाड़ू लगाती है और शाम के समय आस पड़ोस के घरों में जाकर घर का काम किया करती थी, जिससे वो अपने परिवार का पेट भरती थी। सुन कुंती, आज मेरे घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं तो मेरा काम थोड़ा बढ़ जाएगा। खाना पीना फिर साफ सफाई भी सारे कमरों की करनी है। ठीक है मालकिन, मैं सारा काम खत्म करके जाऊंगी। कुंती इतना कह के घर के सारे काम करने लग जाती है। कुंती इस कड़कड़ाती ठंड में इतने सारे बर्तन धो रही होती है, जिसे देख मालकिन की बेटी चांदनी वहां आती है और वो कुंती को देख के कहती है, अरे कुंती आंटी, आप इस तरह से कैसे काम कर रही हो इस पतली सी साड़ी में? रुको, मैं आपके लिए शॉल लेकर आती हूँ। अरे चांदनी बेटी, रहने दो, मुझे तो आदत पड़ चुकी है ऐसे ही रहने की और ऐसे ही काम करने की। तुम मेरी चिंता मत करो बेटी। नहीं कुंती आंटी, आप हम लोगों के लिए इतना सब करती हो। आप अभी रुको, मैं आपके लिए शॉल लेकर आती हूँ। इतना कह के चांदनी उसके लिए शॉल लेकर आती है। कुंती शॉल को लेकर ओढ़ लेती है। चांदनी अपने कमरे में जाकर रजाई में बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। तभी मालकिन वहां आती है और शॉल को कुंती के पास देख के कहती है, अरे कुंती, तूने ये शॉल किससे पूछ के लिया? ओहो, अब मेरा ये पूरा का पूरा शॉल गंदा कर दिया। नहीं नहीं मालकिन, ये शॉल मैंने अपने आप से नहीं लिया। ये तो चांदनी बिटिया मुझे दे के गई ताकि इस ठंड में मुझे ठंड न लगे। ओहो, ये चांदनी बिना क्या करूं इस लड़की का मैं? नहीं नहीं मालकिन, आप चांदनी बिटिया को कुछ मत कहना। ये लीजिए अपना शॉल, आप बोलो तो मैं इसे धो दूं। नहीं नहीं, दूर कर इसको मुझसे, और अब इसको अपने साथ लेकर चली जाना। अब इसको कोई नहीं ओढ़ेगा। कुंती मालकिन का बर्ताव देख के बहुत दुखी हो जाती है और सारा काम करके वहां से चली जाती है। बाहर सड़क पर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही होती है। कुंती पतली सी फटी पुरानी साड़ी में कांपती हुई अपने घर पहुंचती है। माँ को देख अंजलि कहती है, माँ, आप ठीक हो? नहीं बेटी अंजलि, आज बहुत काम था जिसे करने के बाद मेरी तबीयत थोड़ी भी ठीक नहीं है। लग रहा है मुझे बुखार हो गया है। ये सुन के कुंती की बड़ी बेटी रीमा वहां आकर अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहती है, माँ आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ आओ, आप यहाँ ले जाओ और आराम करो। माँ रीमा अपनी माँ को लेटा देती है और पांचों बेटियां अपनी माँ के पास जाके बैठ जाती है और कोई हाथ तो कोई सिर और पैरों को दबाने लगती है। धीरे धीरे सब वहीं सो जाते हैं और अचानक से उनकी टूटी खिड़की में से ठंडी हवा आने लगती है, जिससे सब उठ जाते हैं और ठंड से कांपने लगते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन रीमा अपनी माँ को बिना बताए काम ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रीमा को कोई काम नहीं मिलता और वो निराश होकर घर आ जाती है। क्या हुआ दी, आप निराश क्यों हो? कुछ नहीं तारा, बस माँ पापा की मदद के लिए कोई छोटा मोटा काम ढूंढने गई थी, लेकिन कम उम्र के कारण मुझे किसी ने काम पर नहीं रखा। अच्छा दी, आप दुखी मत होइएगा। दोनों बहनें आपस में बात कर ही रही होती हैं कि तभी रीमा की छोटी बहन काजल वहां आती है, जो जिद करते हुए कहती है, रीमा दी, बाहर चलो ना, सब बाहर क्रिसमस ट्री को सजा कर क्रिसमस डे मना रहे। बाहर बहुत ठंड है काजल, तुम इस ठंड में बाहर गई तो बीमार पड़ जाओगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा दीदी, आप मुझे भी लेकर चलो ना, मुझे भी जाना है, चलो ना दीदी। अपनी छोटी बहन को इतना जिद करते देख रीमा अपनी सभी बहन को लेकर बाहर जाती है। वो लोग जैसे ही बाहर निकलते हैं वो देखते हैं कि पूरे सड़क पर रंग बिरंगी लड़ियां लगी हुई हैं और लोग अपने घरों के आगे क्रिसमस ट्री लगाए और सजाए हुए होते हैं। सुंदर सुंदर कपड़े पहन के लोग घूम रहे होते हैं, जिसे देख रीमा की छोटी बहन कहती है, दीदी, इन लोगों ने कितनी सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने हैं। अरे माँ दीदी, मुझे भी एक क्रिसमस ट्री चाहिए। दीदी, मुझे तो बहुत सारी कैंडी चाहिए, चॉकलेट चाहिए। लेकिन ये सब हम कहाँ से लेकर आएंगे दीदी? हम लोग के पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो हम कुछ खरीद सके। कोई बात नहीं मेरी प्यारी बहनों, हम कुछ ले नहीं सकते, लेकिन हम ये सुंदर चीजें देख तो सकते हैं। इतना कहने के बाद रीमा सभी बहनों को लेकर अब घर की तरफ आ रही होती है कि तभी तारा के पैर लड़खड़ा जाते हैं और गिर जाती है, और तभी उसकी नजर एक टूटे और धूल में सने हुए एक छोटे क्रिसमस ट्री पर जाती है, जिसको तारा झट से उठा लेती है और अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी देखो मुझे क्या मिला। दी देखो ना, यही है ना क्रिसमस ट्री। देखो दी, मुझे भी मिल गया। देखो तारा, तुम्हें इतना खुश भी नहीं होने की कोई जरूरत नहीं है, ये इतना भी खास नहीं है। देखो कितना टूटा फूटा है। हाँ काजल, तुम ठीक कह रही हो, ये सच में इतना भी खास नहीं है। काजल, अंजलि,
तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, वो तुम्हारी छोटी बहन है। इस तरह बोल के तुम उसे दुखी कर रही हो। रीमा अपनी छोटी बहन के कपड़ों को साफ करती हुई उसके हाथ से वो क्रिसमस ट्री को लेती है और अपने दुपट्टे से साफ करती हुई कहती है, देखो तारा, अब हम भी क्रिसमस डे मनाएंगे। चलो अब हम घर चलते हैं और साथ में इसको सजाते हैं। रीमा सबको लेकर घर आती है और उसको अच्छे से साफ करके सभी बहनें उस ट्री के पास बैठ जाती हैं। अब हमारे पास क्रिसमस ट्री तो है, लेकिन कुछ कमी है। सोचो कितना अच्छा होता अगर क्रिसमस ट्री के साथ साथ हम लोगों के पास अच्छे अच्छे कपड़े भी होते। काजल ये सब बोलती ही है कि तभी उस क्रिसमस ट्री में से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े निकलने लगते हैं, जिसे देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? तुमने जो कुछ भी बोला काजल, इसमें से निकलने लगा। क्या मैं भी जो मांगू मुझे मिलेगा? हाँ नेहा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। तुम लोग जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं वो सब तुम्हें दूंगा। अगर ऐसा है तो मुझे बहुत ही अच्छे अच्छे और टेस्टी पकवान खाने हैं। नेहा के बोलते ही बड़े बड़े थालियों में पकवान उस क्रिसमस ट्री से निकलने लगता है। ये सब हो ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ भी वहां आ जाती है। रीमा सब कुछ अपनी माँ को बताती है। ये सब सुन के कुंती उस क्रिसमस ट्री के आगे खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को जोड़ते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं, बस इस कड़कड़ाती ठंड और इस ठंडी हवा से बचने के लिए खुद का घर चाहिए। कुंती को ऐसे देख वो क्रिसमस ट्री क्रिसमस घर में बदल जाता है, जिसे देख के पूरा परिवार खुश हो जाता है और पूरा परिवार उस क्रिसमस ट्री घर में खुशी खुशी क्रिसमस डे मनाते हैं। क्रिसमस ट्री ने हमें ठंड से बचने के लिए ये क्रिसमस ट्री, घर और कपड़े तो दे दिए। हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई, लेकिन अभी एक परेशानी और रहती है। बताओ कुंती, तुम्हारी कौन सी ऐसी परेशानी है? मैं उसे भी पलक झपकते ही खत्म कर दूंगा। मेरे पति काफी लंबी समय से बीमार हैं। तुम उन्हें भी पहले की तरह तंदुरुस्त कर दो। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कुंती के इतना कहते ही क्रिसमस ट्री उसके पति को पहले की तरह से ही तंदुरुस्त कर देता है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है और वो उस जादुई क्रिसमस ट्री घर से और भी बीमार लोगों की मदद करने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।